नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीएड कोर्स के हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मॉरल डेवलपमेंट। हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसके बाद स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट। अंत में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोरेस विच मीन्स मैनर्स। मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैनर्स। सो मॉरल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स एंड ऑनेस्टी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स एंड ऑनेस्टी। मॉरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें लोग ये ज्ञान अर्जित करते हैं कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत हैं, एंड दे यूज दैट सेंस टू गाइड देयर बिहेवियर एंड डिसीजंस। जब लोगों की मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, उन्हें ये समझ आ जाती है कि क्या चीज़ें राइट हैं और क्या चीज़ें रॉन्ग हैं, तो वो इस अपनी सेंस को या इस समझ को यूज़ करते हैं अपने बिहेवियर और अपने डिसीजंस को गाइड करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। तो हम बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे हु वॉज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कोहलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस थ्योरी। कोहलबर्ग ने पियाजे की थ्योरी को ही एक्सटेंड किया था दैट प्रपोज्ड दैट मॉरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो कि कहते थे कि मॉरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू आउट लाइफ स्पैन, जो कि उम्र भर चलती रहती है। लाइक पियाजे ही ऑल्सो यूज्ड स्टोरी टेलिंग टेक्निक। पियाजे की तरह ही कोहलबर्ग ने भी स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज़ किया था टू टेल पीपल स्टोरीज इन्वॉल्विंग मॉरल डायलेमास, जिसमें कि वो लोगों को स्टोरीज सुनाया करते थे, ऐसी कहानियाँ जिनमें कुछ मॉरल डायलेमास हो। मॉरल डायलेमास का मतलब है कुछ धर्म संकट, लाइक कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आपको कुछ मॉरल डिसीजंस लेने हैं और दोनों ही डिसीजंस या आपके सामने जो दो ऑप्शंस पेश की जाएंगी वो दोनों ही सही होगी। जैसे कोहलबर्ग आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और आपके सामने दो लेडीज़ हैं, एक ओल्ड लेडी और एक प्रेग्नेंट लेडी। बस में सीट नहीं है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को अपनी सीट देनी होगी। तो अब आप बताइए कि आप किसे अपनी सीट देंगे? आप ओल्ड लेडी को सीट देंगे या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को सीट देंगे? दोनों औरतों को सीट की ज़रूरत है। अब कोहलबर्ग आपको ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ पर आपको ऐसे कुछ मॉरल डिसीजंस लेने होंगे। He based his theories upon research and interviews with group of young children. कोहलबर्ग की थ्योरी बेस्ड थी कुछ रिसर्चेस के ऊपर और कुछ जो उन्होंने इंटरव्यूज लिए थे उनके ऊपर। और ये किनके ऊपर किए गए थे रिसर्च? ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन। A series of moral dilemmas were presented to the participants. They were also interviewed to determine the reasoning behind their judgment of each scenario. कोहलबर्ग अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते थे उनके सामने कुछ मॉरल डायलेमास प्रेजेंट करते थे। मॉरल डायलेमास का मतलब है ऐसी ही कुछ सिचुएशंस जिनमें आपको कुछ मॉरल डिसीजंस लेने होंगे। उसके बाद कोहलबर्ग आपसे कहेंगे कि आप कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। दे वर ऑल्सो इंटरव्यूड टू डिटरमाइन द रीजनिंग बिहाइंड देयर जजमेंट। जब आप मॉरल डायलेमा को सुनकर कोई एक डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद कोहलबर्ग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सोचकर अपनी जजमेंट दी या अपना डिसीजन दिया। जैसे कि पहले कोहलबर्ग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एक मॉरल डायलेमा कि आप बताइए आपके सामने ये सिचुएशन है और आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। अब आपने बोल दिया कि इस सिचुएशन में मैं ये करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद कोहलबर्ग आपसे पूछेंगे कि जो आपने डिसीजन लिया कि आप ये करेंगे, तो आप क्या सोच के आपने ये डिसीजन लिया, ठीक है। तो जो आपकी रीजनिंग थी अपनी जजमेंट के पीछे उसको भी कोहलबर्ग आपसे जानेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन डायलेमा प्रेजेंटेड बाय कोहलबर्ग इज हेंस डायलेमा। कोहलबर्ग के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध डायलेमा या फिर एक सिचुएशन लोगों के सामने पेश की जाती थी वो थी हेंस डायलेमा। अब हम जान लेते हैं कि हेंस डायलेमा क्या था। हेंस डायलेमा क्या है? एक सिचुएशन है या फिर एक स्टोरी है जो कोहलबर्ग अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनाया करते थे।
ये स्टोरी इस प्रकार से है। अ वुमन वॉज नियर डेथ फ्रॉम कैंसर। एक औरत थी जो कैंसर से मरने वाली थी। वन ड्रग माइट सेव हर। एक दवा थी जो शायद उसे बचा सकती थी। अ फॉर्म ऑफ रेडियम, जो कि रेडियम का एक प्रकार था। दैट अ ड्रगिस्ट इन सेम टाउन हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड। जो ये दवा थी इसको उसी शहर में रहने वाले एक ड्रगिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किया था। ड्रगिस्ट वॉज चार्जिंग $2,000 10 टाइम्स व्हाट द ड्रग कॉस्ट हिम टू मेक। जो ड्रगिस्ट था, जो दवा विक्रेता था, वो दवाई के $2,000 ले रहा था, जो उसको दवा बनाने में खर्च आया था उससे 10 गुना ज़्यादा था। द सिक वुमेन्स हस्बैंड हेंस वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो मनी। जो बीमार औरत थी उसके पति का नाम हेंस था। वो हर एक इंसान के पास जाता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। बट ही कुड ओनली गेट टुगेदर अबाउट हाफ ऑफ व्हाट इट कॉस्ट। मगर वो दवा की कीमत से आधे ही पैसे इकट्ठे कर पाता है। ही टोल्ड द ड्रगिस्ट दैट हिज वाइफ वॉज डाइंग एंड आस्क्ड टू सेल हिम इट चीपर और लेट हिम पे लेटर। क्योंकि हेंस आधे ही पैसे इकट्ठे कर पाया था, इसलिए वो दवा विक्रेता के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो मर सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे दवा थोड़े सस्ते में दे दें या फिर मैं आपको बाकी बचे पैसे बाद में दे दूंगा। मगर जो दवा विक्रेता है वो इस चीज़ के लिए इनकार कर देता है। द हस्बैंड गॉट डेस्परेट एंड ब्रोक इनटू द मैन्स स्टोर टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ। जो हस्बैंड है वो थोड़े डेस्परेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, जो हेंस है वो जो दवा विक्रेता का स्टोर है उसमें घुसकर दवा को चोरी कर लेता है अपनी वाइफ के लिए। शुड द हस्बैंड हैव डन दैट? क्या हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि हाँ हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। ये थी जो स्टोरी हेंस अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनाया करते थे। ठीक है, ये है एक मॉरल डायलेमा। अब इस सिचुएशन में क्या है, अगर वो ड्रग्स चुरा रहा है, ठीक है, तो उसकी वाइफ तो बच जाएगी, बट चोरी करना गलत बात है। और अगर वो ड्रग नहीं चुरा रहा है तो उससे उसकी वाइफ की डेथ हो सकती है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में एक मॉरल डायलेमा है। ठीक है, तो जो कोहलबर्ग हैं वो आपसे ये वाली स्टोरी सुनाकर आपकी ओपिनियन जानेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये मॉरल डायलेमा प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसके पीछे आपने क्या वजह दी वो भी आपसे पूछेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी हैं। इन 6 स्टेजेस को कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, जो है लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट, लेवल 2 कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट एंड लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट। हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। तो स्टेज 1 है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो अब हम इन स्टेजेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी ये एक स्टेज थ्योरी थी। कोहलबर्ग्स थ्योरी इज अ स्टेज थ्योरी जिसमें डिफरेंट स्टेजेस है। इन अदर वर्ड्स एवरीवन गोज थ्रू द स्टेजेस। हर एक इंसान इन स्टेजेस से गुजरता है सिक्वेंशियली, एक सीक्वेंस में, विदाउट स्किपिंग एनी स्टेज। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई स्टेज स्किप कर दोगे, कि आप पहली स्टेज से डायरेक्टली 5th स्टेज पे जंप कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक स्टेज में हम एक सीक्वेंस में जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर एक लेवल के बारे में और उसके बाद उस लेवल में आने वाली हर एक स्टेज के बारे में। तो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो इसकी एज है दैट इज़ अप टू 9 ईयर्स। हम 9 साल से कम उम्र के जब होते हैं तो हम इस लेवल में होते हैं। अ पर्सन इज़ मोटिवेटेड बाय ओबीडियंस टू अथॉरिटी। 9 साल से कम उम्र का बच्चा अपना हर डिसीजन अपने से बड़ों को ओबे करने की इच्छा से लेगा। कॉमनली एसोसिएटेड विद यंग चिल्ड्रन, ये वाला लेवल यंग बच्चों में पाया जाता है। इन्वॉल्व्स लिटिल थॉट अबाउट मॉरलिटी, इस उम्र के बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है मॉरलिटी के बारे में। मॉरल कोड इज शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडल्ट्स, इस उम्र के बच्चों के जो भी मॉरल डिसीजंस होते हैं या मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे जो उनके एडल्ट होते हैं उनका बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स, इस उम्र के बच्चे अपने मॉरल डिसीजंस
उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर ही लेते हैं। अगर उन्हें मालूम है कि ये काम करने से उन्हें या ये रूल तोड़ने से उन्हें डांट पड़ेगी तो वो उस काम को कभी नहीं करेंगे। बच्चे अपने मॉरल डिसीजंस एडल्ट्स को देखकर लेते हैं या फिर उन डिसीजंस के जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको ध्यान में रखकर लेते हैं, या फिर वो चाहते हैं ओबे करना अथॉरिटी को, तो उस बेस पे वो अपने मॉरल डिसीजंस लेते हैं। ये है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। आप देखेंगे कि इस स्टेज में बच्चे अपने से कुछ नहीं करेंगे, वो अपने मॉरल डिसीजंस बड़ों को देखकर या उनके ऑर्डर्स को मानने के लिए ही लेंगे। तो इसमें पहली स्टेज आती है स्टेज 1, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इट इज़ अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये सबसे पहली स्टेज होती है मॉरल डेवलपमेंट की। कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों में कॉमन है। चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। इस उम्र का बच्चा सोचता है कि जो भी रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और उनको कभी भी बदला नहीं जा सकता। ओबेइंग द रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे रूल्स को इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए वो पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं। मॉरलिटी इज़ मोटिवेटेड सोनली बाय पनिशमेंट। उन बच्चों के मॉरल डिसीजंस बस पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ही मोटिवेटेड रहते हैं। अब है स्टेज 2, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इन दिस स्टेज अ गुड एक्शन इज सीन एज वन दैट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इस उम्र का बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो वही डिसीजंस लेगा जो उसके अपने हित में होंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के लिए कोई भी गुड एक्शन वो होगा जिससे उस बच्चे का भला होगा, ठीक है, दैट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। Favors may be done for others so that in return favors will be returned by others. बच्चा दूसरों के ऊपर फेवर करेगा या उपकार करेगा, ठीक है, दूसरों की हेल्प करेगा। क्यों? ताकि उसे रिटर्न में फेवर्स मिलें, रिटर्न में कोई उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो वो चाहेगा एक्सचेंज इस उम्र में कि अगर मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो एक्सचेंज में आप भी मेरे साथ अच्छा करें। द चाइल्ड विल फॉलो रूल्स इफ़ देयर इज़ अ नोन बेनिफिट टू हिम और हर। बच्चा रूल्स को तभी फॉलो करेगा अगर उन रूल्स को फॉलो करके कुछ बेनिफिट हो रहा है उस बच्चे का। ह्यूमन रिलेशंस आर सीन एज मार्केट प्लेस या फिर प्लेस ऑफ एक्सचेंज। बच्चा अपने रिलेशंस को कैसे देखता है? मम्मा पापा दादा दादी एक मार्केट प्लेस की तरह है जहाँ पर वो हर एक इंसान से अपने मतलब के लिए रिश्ते रखेगा, ठीक है, और हर एक इंसान से वो कुछ फेवर्स चाहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो स्टेज 1 है इसमें बच्चा कोई भी डिसीजंस लेगा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में डिसीजंस लिए जाएंगे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। सेकंड स्टेज में जो डिसीजंस लिए जाएंगे बच्चे के, जो भी मॉरल डिसीजंस बच्चे लेगा वो उनको लेगा अपने फेवर के लिए, ठीक है, ताकि उस बच्चे का अपना इंटरेस्ट पूरा हो सके। वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत होगा इस स्टेज में, तो वो बस अपना भला देखेगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्टेज 1 में है तो बच्चा किस हिसाब से सोचेगा? बच्चा सोचेगा कि आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वोंट गेट मैड एट मी। इस उम्र में बच्चा सोचेगा कि मैं चुप रहता हूँ ताकि टीचर मुझ पर गुस्सा ना करे। तो बच्चा कोशिश कर रहा है पनिशमेंट को अवॉइड करने की। स्टेज 1 में हमने यही पढ़ा ना कि बच्चा डिसीजंस लेगा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। स्टेज 2 में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होगा। आई विल लेट यू कॉपी माइंड इफ़ यू डू माई होमवर्क। मैं आपको अपनी कॉपी से लिखने दूंगा अगर आप मेरा होमवर्क करेंगे। मैं आपके साथ अच्छा करूंगा अगर आप मेरे साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है? स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेवल 2 के बारे में, जो है कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये 10 से 13 साल की उम्र तक रहता है। पीपल फोकस ऑन फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। इस स्टेज में बच्चे फोकस करेंगे कि वो जो भी सोशल नॉर्म्स और कस्टम्स हैं, जो चीज़ें सोसाइटी में पहले से चली आ रही हैं, उनको फॉलो करने की। बिगिन टू इंटरनलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल्स। इस उम्र में बच्चा कुछ अपने से बड़े लोगों को अपने रोल मॉडल बना लेगा, ठीक है, और इन रोल मॉडल्स को वो बहुत अधिक वैल्यू देगा। ये उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके सीनियर्स भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा? जो उसके रोल मॉडल्स होंगे, उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होंगे, जिस हिसाब से उसके रोल मॉडल्स काम करेंगे या जिस हिसाब से उनके जो रोल मॉडल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स होंगे, उन्हीं चीज़ों को बच्चा अपने अंदर इंटरनलाइज करना शुरू कर देगा। रीजनिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स।
इस उम्र का बच्चा जो उसके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, उन्हीं के नॉर्म्स, रूल्स, उन चीज़ों को ही फॉलो करेगा। तो हम पढ़ेंगे अब इस लेवल के अंदर आने वाली स्टेज के बारे में, जो कि है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। फर्स्ट लेवल जिसमें 2 स्टेजेस आएगी, सेकंड लेवल जिसमें आगे की 2 स्टेजेस आएंगी, लाइक थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। तो स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। Individuals at this stage of moral development will try to win the approval of others so that their identity is perceived as good. जैसा कि इस स्टेज का नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चे चाहेंगे कि सब लोग उनको बोलें कि ये गुड बॉय है और ये गुड गर्ल है। वो दूसरों का अप्रूवल पाना चाहेंगे ताकि दूसरे लोग उनको समझें, कि उनकी आइडेंटिटी को ऐसे देखें कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। Emphasizes in maintaining हैप्पी इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड प्लीजिंग अदर्स। इस उम्र का बच्चा दूसरों को, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको प्लीज़ करना चाहेगा, उनको खुश करना चाहेगा। वो चाहेगा कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस, दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे रहें। एक्ट टू अवॉइड रिजेक्शन, डिसअफेक्शन और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। बच्चा हर काम इसलिए करेगा ताकि कोई उसे रिजेक्ट ना कर दे, या उससे डिसअफेक्शन शो ना कर दे, या उसको डिसअप्रूव ना कर दे। बच्चा चाहेगा कि हर इंसान उसे पसंद करे, तो वो दूसरों के हिसाब से ही अपने काम करेगा। पीपल एक्ट बिकॉज ही और शी वैल्यूज हाउ ही और शी विल अपीयर टू अदर्स। इसमें हम बोल सकते हैं कि पीपल एक्ट करेंगे, या कोई बच्चा है वो एक्ट करेगा। जैसे बच्चे ने होमवर्क किया, ठीक है, बच्चा होमवर्क क्यों करके लाएगा? ताकि जो दूसरे लोग हैं, लाइक उसके जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, या फिर जो उसके टीचर्स हैं, वो उसको समझें कि ये एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट बच्चा है। बच्चे को ध्यान रहेगा कि वो दूसरों को कैसा अपीयर हो रहा है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे के सारे डिसीजंस दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर उनके साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए ही लेगा। अब है स्टेज 4, जो कि है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। Focus is on maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authority. बच्चे का मेन फोकस ये होगा कि जो भी लॉज हैं और जो भी ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहें, ठीक है, लॉज को कोई इंसान ना तोड़े। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा? वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेगा, ठीक है, और वो रिस्पेक्ट करेगा अथॉरिटी की, जो भी उससे ऊपर वाले लोग हैं उनकी। कंसीडर सोसाइटी एज अ होल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स। इस उम्र का बच्चा सोसाइटी को एक होल की तरह, लाइक सोसाइटी को एक यूनिट की तरह देखेगा, ठीक है, और वो चाहेगा कि वो सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करे अपने डिसीजंस को लेते टाइम। प्लीज अदर इंडिविजुअल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स एंड लॉज। इस उम्र में बच्चा दूसरे बच्चों को भी प्लीज़ करेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम लोग भी रूल्स को मानो, ठीक है, जो भी सोशल नॉर्म्स है, कस्टम्स हैं, लॉज हैं, उनको मानो, ठीक है। द डिज़ायर टू हैव अ फंक्शनिंग सोसाइटी इज़ एट द हार्ट ऑफ दिस स्टेज ऑफ द मॉरल रीजनिंग। इस उम्र का बच्चा चाहेगा कि जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शनिंग करती रहे। देखो, इस स्टेज का नाम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में जो भी इंडिविजुअल होगा वो लॉज को, ऑर्डर्स को या फिर रूल्स को बहुत अधिक वैल्यू करेगा। वो चाहेगा कि जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन करती रहे, हर एक इंडिविजुअल रूल्स को अच्छे से माने, ठीक है। वो चाहेगा कि सोसाइटी की फंक्शनिंग स्मूथली रहे और हर एक इंडिविजुअल रूल्स को फॉलो करे, वो खुद भी रूल्स को फॉलो करेगा। उसके लिए सोसाइटी की हेल्दी फंक्शनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप भी रूल्स को फॉलो करो। तो देखो क्या बोल रहे हैं इस स्टेज में, फोकस इज़ ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हम चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे रूल्स को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेंगे और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, तो हम सोसाइटी को देखकर ही अपने डिसीजंस या जजमेंट्स लेंगे। हम प्लीज़ करेंगे दूसरे इंडिविजुअल्स को कि आप भी मेंटेन करके रखो सोशल ऑर्डर, आप भी रूल्स को अच्छे से फॉलो करो। इस उम्र में या इस स्टेज में इंडिविजुअल डिज़ायर करेगा, उसकी इच्छा होगी कि सोसाइटी की फंक्शनिंग अच्छे से होती रहे। अब स्टेज के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टेज 3 के। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, स्टेज 3 जो थी, ठीक है। आई विल हेल्प माई आंट इन डूइंग दिस वर्क सो दैट शी विल लाइक मी। बच्चा सोचेगा कि मैं अपनी आंट की हेल्प करूँगा ये काम करने के लिए ताकि वो मुझे पसंद करे। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। स्टेज 4
यू शुड नॉट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन टू क्लास बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट स्कूल रूल्स। बच्चा चाहेगा कि सोसाइटी की फंक्शनिंग या फिर स्कूल की फंक्शनिंग, जो उसके आसपास सोसाइटी है जहाँ भी वो रह रहा है, उस चीज़ की फंक्शनिंग अच्छे से हो, हर एक इंडिविजुअल रूल्स को फॉलो करे। तो बच्चा अपने क्लासमेट्स को बोलेगा कि आपको मोबाइल फ़ोन स्कूल में नहीं लेके आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट है स्कूल के रूल्स से। दिस इज़ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे लास्ट लेवल, दैट इज़ लेवल नंबर 3, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये रहती है एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक। There is a growing realization that individuals are separate entities from society and they may disobey rules inconsistent with their own principles. इस स्टेज में इंडिविजुअल समझ जाता है कि वो सोसाइटी से अलग है, ठीक है, वो सोसाइटी से अलग है और वो उन रूल्स को डिसओबे कर सकता है जो उसके अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स। इस उम्र में इंडिविजुअल अपने खुद के चूज़ किए हुए प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजंस को लेगा। कोई बाहर से उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पीपल लुक बियॉन्ड द कन्वेंशंस। लोग जो कन्वेंशंस हैं, जो पुराने समय से रूल्स चले आ रहे हैं, उनसे दूर देखकर या उनसे दूर होकर सोचते हैं। टू डिटरमाइन मॉरल नॉर्म्स एंड अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शंस। तो इसमें पहली स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे या इंडिविजुअल्स ये समझ जाते हैं कि लॉज दैट आर रॉन्ग कैन बी चेंज्ड। वो लॉज जो उनको लगता है गलत हैं, उनको बदला जा सकता है। वन विल एक्ट बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड कॉमन गुड। हमारे डिसीजंस इस बात पर बेस्ड रहेंगे कि क्या उससे सोसाइटी में जस्टिस और सब लोगों का गुड, कॉमन गुड, ठीक है, सब लोगों का भला हो रहा है या फिर नहीं। At this stage, it is recognized that individuals can hold different opinion. इस स्टेज में हम ये समझ जाते हैं कि इंडिविजुअल्स की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं, एंड वैल्यूज़ एंड दी शुड बी रिस्पेक्टेड इम्पार्शली। और हमें दूसरे लोगों के ओपिनियंस का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, भले ही वो हमारे ओपिनियन से डिफरेंट हो। नेक्स्ट है स्टेज 6, दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इस स्टेज में जो हमारी मॉरल रीजनिंग होती है, ये कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। हर इंसान के या हर एक इंडिविजुअल के अपने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे और उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर इंडिविजुअल अपनी मॉरल रीजनिंग लगाएगा। इसके साथ साथ जो रीजनिंग हम लगाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हम चीज़ों को बहुत ही गहराई में जाकर देखेंगे, ठीक है, मतलब कि ऊपर ऊपर से आप कोई डिसीजंस नहीं लोगे, आप हर एक एस्पेक्ट को देखकर ही कोई डिसीजंस लोगे। कंसाइज इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग मॉरल डिसीजंस। जो आपकी आंतरिक आवाज़ है, ठीक है, जो इंसान को इंटरनल फीलिंग्स आएंगी, उनको बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है कोई भी मॉरल डिसीजंस लेते टाइम। लॉज आर सीन वैलिड ओनली इफ दे प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लॉज को वैलिड तभी माना गया है या माना जाएगा अगर वो प्रमोट करते हैं सब लोगों में जस्टिस को। Therefore, there is an obligation on people to disobey an unjust law. इसलिए इस स्टेज में जब इंडिविजुअल्स पहुंच जाते हैं तो उन पर ये ऑब्लिगेशन होती है कि वो ऐसे लॉज को डिसओबे करें या अनफॉलो करें जो सही नहीं है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले है एग्जाम्पल स्टेज 5 का। स्टेज 5 में इंडिविजुअल कैसे सोचेगा? वो सोचेगा आई विल हैंडल माई किड टू पुलिस बिकॉज इट इज़ मॉरल एंड लीगल थिंग टू डू इवन दो इट इज़ नॉट माई पर्सनल चॉइस। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, वो 5th स्टेज में है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की। तो वो कैसे सोचेगा? अगर उसके बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया है तो वो सोचेगा कि मुझे अपने बच्चे को पुलिस को हैंडल कर देना चाहिए क्योंकि यही मॉरल और लीगल थिंग है, ठीक है। हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं सोशल जस्टिस के बारे में, ठीक है। हमने सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर अपना मॉरल डिसीजन लिया, भले ही ये हमारी पर्सनल चॉइस नहीं थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल है स्टेज 6 का। स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। आई विल हेल्प द ज्यूज बिकॉज आई बिलीव इट इज़ द राइट थिंग टू डू इवन दो इट इज़ इलीगल एंड आई विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर कमिटिंग इट। जैसे कि आपको पता है कि जब हिटलर का टाइम था तो उस टाइम पे जो ज्यूस लोग थे उनके ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किए गए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे समाज में जिन्होंने इन ज्यूस लोगों की हेल्प की। हालांकि उन लोगों को ये मालूम था कि इन ज्यूस लोगों की हेल्प करने के लिए उन लोगों को खुद भी बहुत अधिक कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जो लोग ज्यूस लोगों की हेल्प करते थे उनको भी मार दिया जाता था, मगर फिर भी लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी ज्यूस लोगों की मदद करते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन लोगों के अपने कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको वो फॉलो करते थे। तो ये आ गई स्टेज 6 जो कि है
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें कि हम सोसाइटी को भी ध्यान में ना रखकर बस अपने प्रिंसिपल्स के बेस पर ही डिसीजंस को लेंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसको आप ऐसे एक चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ और फैक्टर्स आते हैं तो आपने इसी चार्ट में उनको ऐड कर देना है। पहला है फैमिली, दूसरा है स्कूल एंड टीचर्स या फिर सोसाइटी, एज, पीयर ग्रुप एंड फ्रेंड्स, सेक्स एंड जेंडर, रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फैमिली। फैमिली प्लेज एन एक्टिव रोल इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मेंबर्स ऑफ फैमिली शो एथिकल एंड मॉरल बिहेवियर टू द चाइल्ड। फैमिली बहुत एक्टिव रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट में। बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स को देख कर ही एथिकल और मॉरल बिहेवियर को सीखता है। नेक्स्ट है स्कूल एंड टीचर्स। स्कूल इज सेड टू बी टेम्पल ऑफ एजुकेशन। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। स्कूल एंड टीचर्स हैव अ मेजर रोल इन डेवलपिंग मॉरल बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन। स्कूल और उसके साथ साथ टीचर्स का बहुत अधिक रोल रहता है बच्चे में मॉरल बिहेवियर को डेवलप करने में। टीचर्स पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी, हिज हर सोशल एंड मॉरल एटीट्यूड्स। टीचर के एटीट्यूड्स, सोशल या फिर मॉरल, उसकी हैबिट्स, उसके इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और बिलीव्स जो होते हैं, उन सब चीज़ों का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे पर। और अगर टीचर अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा तो बच्चा भी उससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। सोसाइटी एंड नेबरहुड। Interest, habits, sentiments and characters of neighbors have significant influence in moral development of children. जो हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंट, बहुत अधिक बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे की डेवलपमेंट में। द सोशल एटमॉस्फेयर अराउंड अस ऑल्सो अफेक्ट आवर मॉरल डेवलपमेंट। जो हमारे आसपास का सोशल एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ हाउसेज ऑफ ड्रंकयार्ड्स, डाकूज, गैम्बलर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। अगर हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में शामिल होते हैं, जैसे कि कुछ शराबी, डाकू, गैम्बलर, जुआरी या फिर प्रोस्टिट्यूट्स, तो जो हमारे बच्चे होंगे उन पे इन सब चीज़ों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंस ऑफ मॉरली गुड पीपल लाइक टीचर्स, पुलिस, साइंटिस्ट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स माइंडसेट। अगर घर के आसपास कुछ अच्छे लोग होंगे जैसे टीचर्स, पुलिस या फिर साइंटिस्ट, तो बच्चे की डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वारास, चर्च अराउंड हाउसेस। कि अगर आपके घरों के आसपास रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, ये सब चीज़ें हैं। रिलीजियस बुक्स लाइक बाइबल, कुरान, भागवत गीता प्रोवाइड एम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ राइट मॉरल बिहेवियर। और आपके घरों में रिलीजियस बुक्स जैसे बाइबल, कुरान या फिर भागवत गीता है तो आपके बच्चों को कुछ एम्पल एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। किस चीज़ के? मॉरल राइट बिहेवियर के, अच्छे बिहेवियर के। रिलीजियस गुरुज, सेंस ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एक्ट्स। और इसके साथ साथ अगर बच्चे रिलीजियस गुरुज या फिर संतों की बातों को सुनते हैं तो इनसे भी उनको मदद मिलेगी मॉरल एक्ट्स, जो अच्छे काम हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जानने की। एंड हाउ वी कैन लिव मॉरली गुड लाइफ। और बच्चे ये भी सीखेंगे कि कैसे वो एक मॉरली गुड लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट है एज। एज इज एन इम्पॉर्टेंट एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर इन फॉर्मिंग मॉरल कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग मॉरल बिहेवियर। एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें मदद करती है हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म करने में और मॉरल बिहेवियर्स को लर्न करने में। एज द इंडिविजुअल ग्रोज अप फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल ग्रो करेगा इन्फेंसी से एडोलेसेंस की तरफ को, देन ही बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग इन नेचर टू दोज आइडियल्स विच समटाइम्स ही और शी कंसिडर्ड गुड और बैड। जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो अप करता है, बड़ा होता है इन्फेंसी से एडोलेसेंस की तरफ, वैसे वैसे उसकी सोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाती है ना, और वो इजीली एडजस्ट कर पाता है उन सिचुएशंस के लिए या उन आइडियल्स के लिए जो एक टाइम पर उसे गलत लगते होंगे या फिर सही लगते होंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एज के साथ हम बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। हो सकता है कि जब हम बच्चे होते हैं या छोटी एज पे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें सही लगती हों, मगर बाद में हमें जाकर रियलाइजेशन हो कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं थी, ये तो हमारे लिए बैड थी। ठीक है, तो एज हेल्प करती है हमें हमारे मॉरल बिहेवियर को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। पीयर ग्रुप्स लाइक प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पीयर ग्रुप होता है जो हमारे हम उम्र लोग होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम खेलते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हमारी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर।
चाइल्ड इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय नोशन ऑफ गुड और बैड दैट प्रिवेल्स अमंग हिज चूजन ग्रुप, कि बच्चे पर हमेशा इस बात का इन्फ्लुएंस रहता है कि जो उसका चूजन ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, ठीक है, उनके बीच में कौन कौन सी चीज़ें सही है और कौन कौन सी चीज़ें गलत है, ठीक है। अगर बच्चा किसी बैड कंपनी में है और उसके दोस्त ये मानते हैं कि स्कूल बंक करना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, तो इस चीज़ का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा बच्चे के ऊपर। जो उसका चूजन ग्रुप है, ठीक है, उन लोगों का क्या नोशन है गुड और बैड चीज़ों के ऊपर, इस चीज़ का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चरल वैल्यूज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन सब चीज़ों का बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, वैल्यूज़ ऑफ द ग्रुप दैट इज़ होम, स्कूल एज वेल एज सोसाइटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। जो भी कस्टम्स होते हैं या फिर ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी रिलीजन है या फिर वैल्यूज़ है, किसका, जो बच्चे का ग्रुप है, बच्चे का ग्रुप मतलब वो लोग जो बच्चे को सराउंड करते हैं उसके घर में, स्कूल में या फिर सोसाइटी में, इन सब का इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है सेक्स एंड जेंडर। सेक्स एंड जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो प्लेस ग्रेट रोल इन मॉरल डेवलपमेंट। द एक्ट्स ऑफ मॉरलिटी एंड सेंस ऑफ मॉरलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। हमारे जेंडर का इन्फ्लुएंस रहता है हमारे जो भी एक्ट होते हैं, जिस भी तरीके से हम एक्ट करेंगे या जो हमारी सेंस है, समझ है मॉरलिटी की, उस चीज़ के ऊपर। लाइक जैसे कि जो गर्ल्स है हैव मोर सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम इफ़ देयर बिहेवियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, कि जैसे आपने देखा होगा अगर लड़कियां कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनमें ज़्यादा गिल्ट या फिर शेम की फीलिंग होती है। वेरेज बॉयज़ हैव लेस रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर मॉरल एक्ट्स, जबकि लड़के थोड़े बोल सकते हैं कि इन बातों की ज़्यादा परवाह नहीं मारते हैं ना, इनका जो एटीट्यूड रहता है दैट इज़ लेस रिस्पॉन्सिबल। अगर वो कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि बचपन में या फिर चाइल्डहुड में हमारी मॉरल डेवलपमेंट किस हिसाब से होती है। चिल्ड्रन डेवलप देयर ओन आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बच्चों का अपने हिसाब से एक आइडिया बन जाता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। प्री स्कूल चिल्ड्रन मे बी मोटिवेटेड टू बिहेव एथिकली एंड मॉरली टू अवॉइड पनिशमेंट और टू बी प्रेज्ड। जो प्री स्कूल में बच्चे होंगे वो कोई भी काम बस इसलिए करेंगे ताकि वो पनिशमेंट से बच सके या फिर दूसरे लोग उनकी तारीफ करें। यंग चिल्ड्रन हैव एन ईगो सेंट्रिक परस्पेक्टिव, जब बच्चा थोड़ा और एज में ग्रो कर जाता है तो उसमें थोड़ा ईगो सेंट्रिक परस्पेक्टिव आ जाता है, ठीक है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। चिल्ड्रन कंसीडर देयर ओन नीड्स एंड डिज़ायर्स व्हेन मेकिंग मॉरल डिसीजंस, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है बोल सकते हैं, और वो बस अपनी नीड्स और अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचेगा कोई भी मॉरल डिसीजन लेते टाइम। लेटर व्हेन चाइल्ड इज़ अबाउट 8 to 9 ईयर्स, बाद में जब बच्चा 8 से 9 साल का हो जाता है, हिज परस्पेक्टिव चेंजेस, उसका परस्पेक्टिव बदल जाता है। शी और ही सीक्स ग्रुप अप्रूवल, अब वो चाहता है ग्रुप अप्रूवल, किसके लिए, अपने एक्शंस के लिए। चाइल्ड ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ग्रुप नॉर्म्स, बच्चा सिर्फ अपने ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। सीक्स कन्फर्मिटी फ्रॉम अदर्स, और वो चाहेगा कि दूसरे लोग उसके एक्शंस को कन्फर्मिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल राइट और रॉन्ग बिहेवियर फ्रॉम दोज अराउंड दैम, बच्चे बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं बड़े लोगों से जो उनके आसपास होते हैं, ठीक है, तो उनके मॉरल डिसीजंस क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लर्न करते हैं अपने बड़ों से। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस में मॉरल डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है। एडोलेसेंट्स थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स and hypothetical situations which allow them to analyze moral issues deeply and take right decisions। जब हम एडोलेसेंस में एंटर कर जाते हैं तो हमारी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, हम हर एक पर्सपेक्टिव को कंसीडर करते हैं अपने डिसीजंस को लेते टाइम और डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में भी सोचते हैं डिसीजंस को लेते टाइम। इसलिए जो भी हमारे मॉरल डिसीजंस होते हैं वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप थिंकिंग के बाद या डीप एनालिसिस के बाद लिए जाते हैं। Due to their developing cognitive abilities, teens often challenge established rules and norms. They question the authority and don't believe anything blindly. क्योंकि एडोलेसेंस में हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो जब हम ज़्यादा सोचेंगे तो जो चीज़ें हमें सही नहीं लगेंगी हम उन चीज़ों को चैलेंज कर देते हैं, और हम कोई भी चीज़ ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं, हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और अपने हिसाब से डीपली एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजंस को लेते हैं। Adolescents actively search for their own values and beliefs. They explore different moral philosophies and consider them while making decisions. जब हम adolescence में होते हैं तो वो एज ऐसी होती है जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट लोगों के मॉरल फिलोसफीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उन फिलोसफीज़ को ही हम अपने डिसीजंस को लेते टाइम ध्यान में रखते हैं। Adolescents have increased emotional maturity.
एडोलेसेंट्स की इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो दे डेवलप ग्रेटर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इसलिए जो उनकी एबिलिटी होती है दूसरे की इमोशंस को समझने की या रिस्पॉन्ड करने की, वो भी बढ़ जाती है। As adolescents develop a strong sense of self, their moral decisions are more guided by their own internal values rather than solely relying on external rules. As the adolescents have stronger sense of self, एडोलेसेंट्स सेल्फ खुद को बहुत अधिक वैल्यू करते हैं, इसलिए जो भी उनके मॉरल डिसीजंस होते हैं उनको लेते टाइम वो जो उनके इंटरनल वैल्यूज़ हैं या अपने प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, ना कि एक्सटर्नल रूल्स को। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं नोट्स की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेटेड बेंग्स को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।